सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो एग्रीमेंट पार्ट है उसके बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम सारे एग्रीमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके कुछ महीने बाद जैसे 2 महीने या 3 महीने के बाद हमें हमारे मेल पर एक एग्रीमेंट लेटर आता है। वो एग्रीमेंट लेटर हमें सात निश्चय युवा अब मिशन @बिहार gov.in के तरफ से आता है। उस मेल में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। तो हम अभी उस पीडीएफ को देखेंगे। उस पीडीएफ के साथ हमें एग्रीमेंट के लिए क्या करना है, कितना समय मिलता है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी हैं, साथ में इसमें कितना समय लगेगा, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस मेल पर। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार का मेल आएगा, सैंक्शन लेटर फॉर रजिस्ट्रेशन आईडी। ये जो आपको आईडी दी हुई है ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उस दौरान आपको एक प्राप्ति रसीद मिलता है, उसमें ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपके स्टार्टिंग के 7 डिजिट होते हैं। तो आपको डीआरसीसी और बीएससीसी की तरफ से एक ऐसा मेल आता है। तो इस मेल में जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ नाम लिखा हुआ है, डियर मुकुट आनंद। तो ये मेल मुझे 10 जून को आया। ये मेल मुझे 9 जून को आया था और मुझे एक डेडलाइन दिया हुआ था कि मुझे अपने को बोरोवर या फिर को एप्लीकेंट के साथ इस एग्रीमेंट के लिए वहाँ पहुँचना है। तो एग्रीमेंट के लिए साथ में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच करके दिया हुआ है। तो जब आप इस पीडीएफ को ओपन करिएगा तो आप उसमें आपको एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के नीचे आपने जो अपना 4 लाख का लोन लिया है या फिर आपने जितने 4 लाख में आपने जितने भी लोन लिए हैं वो किस तरीके से आपको डिसबर्स्ड है, यानी कि वो किस प्रकार से आपको बांटा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी इस लेटर में दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम दिया हुआ है कि किस जगह आपका पैसा जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे डिटेल सेमेस्टर बाय सेमेस्टर या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना फी स्ट्रक्चर ईयर वाइज बनवाया होगा तो आपको यहाँ ईयर वाइज आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। मैंने चूँकि मेरा फी स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज था इसलिए मुझे 4 लाख पूरे सेमेस्टर वाइज मिले हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के मैंने जब जब तक मेरे 4 लाख कंप्लीट हो जाते हैं तब तक सारे मुझे डिस्बर्समेंट के अमाउंट मिल चुके हैं। इसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है कि मैं इस तारीख से इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इस तारीख के बाद इस अमाउंट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब आपको करना क्या है? तो जैसे ही आपको ये पीडीएफ सॉरी आपको ये पीडीएफ और ये ईमेल आपको बीएससीसी की तरफ से मिलता है, तब आपको ये समझ जाना है कि आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको डीआरसीसी वाले बुला रहे हैं कि आइए अपना लास्ट स्टेप जो एग्रीमेंट है वो आपको अब कंप्लीट करना है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको पहले जो पीडीएफ उसमें आपके ईमेल में जो अटैच है उसका एक हार्ड कॉपी निकलवा लेना है। और उस ईमेल में जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे इस ईमेल को पूरी तरीके से पढ़िएगा तो इसमें आपको एक बात नोटेड है कि आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेके जाना है और वो 100 रुपये वाला होना चाहिए, 100 रुपी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और ये एग्रीमेंट जो है वो प्रिंट होगा डीआरसीसी, चूँकि मेरा पटना से था तो मेरा डीआरसीसी पटना से होगा ये। तो अब बात करते हैं कि और भी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी पड़ते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक आपको बता दिया है। एक हो गया पीडीएफ, एक हो गया 100 रुपी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। इसके बाद आपको आधार कार्ड अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए ज़रूर से रख लेना है। उसके बाद एक डिटेल फॉर्म जो कि आपको उसी डीआरसीसी रिस्पेक्टिव डीआरसीसी से मिलता है, उसे भरना है। इस लेटर को मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जो एक आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उस एप्लीकेशन में आपको ये बताना पड़ता है कि मुझे लोन के अमाउंट की फ़िलहाल ज़रूरत है, मुझे अपने कॉलेज में मुझे फ़ीस, हॉस्टल की फ़ी इत्यादि के लिए मुझे पैसे चाहिए।
तो इस एप्लीकेशन में आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ आपके को एप्लीकेंट या को बोरोवर का होना अवश्य वहाँ पे ज़रूरी है। अगर ये को एप्लीकेंट या को बोरोवर आपके साथ नहीं जाते हैं तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका और आपके को एप्लीकेंट का सिग्नेचर वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो के एंड में ये पूरा पीडीएफ प्रेजेंटेशन अपना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से ज़रूरत पड़े तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये सब डिटेल फॉर्म एप्लीकेशन लेटर दिखता कैसा है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको पहले पन्ने से दिखाता हूँ जी। तो ये मैंने अपना हार्ड कॉपी निकलवाया था उस पीडीएफ का। उसके बाद आपको एक जो एप्लीकेशन वो एक जो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है, जांच पत्र का। इसमें आपको कुछ बहुत सारे डिटेल भरने पड़ते हैं। एक बात का ध्यान दें, जब भी आप एग्रीमेंट के लिए जाएं तो आपको ये पक्का से पता हो कि आपके कॉलेज का अकाउंट नंबर क्या है, उसका जैसे अकाउंट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका बैंक डिटेल, कॉलेज का बैंक डिटेल, उसके बाद इस फॉर्म में आपको आधार कार्ड, एड्रेस, कॉलेज का डिटेल, अपने को बोरोवर और को एप्लीकेंट का सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। उसके बाद बात की जाए तो इस प्रकार का एक असिस्टेंट मैनेजर को हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसमें हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फ़ी पेमेंट के लिए अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहिए। तो अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने अपने टाइम पे लिखा था। और उसके बाद ये आप 100 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मुकुट आनंद और मेरा यहाँ आधार कार्ड का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अपने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में अपना नाम और अपना आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी को लिखवाएं, वरना हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ये पीडीएफ, दूसरा डॉक्यूमेंट ये एप्लीकेशन लेटर और ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जैसे ही आप ये 4 पेज के डॉक्यूमेंट्स वहाँ डीआरसीसी में उस वर्क को वहाँ के वर्कर को देते हैं जो आपका एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो आपको कुछ 9 से 10 पेज के एक पूरा पीडीएफ निकाल के वो देते हैं। इस पीडीएफ में आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी बातें लिखी रहती हैं कि आपको कितने किस्तों में पैसा लौटाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रीपेमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये जो भी ये 7 से 8 पेज होता है, इसमें आपको वो सारी बातें लिखी रहती हैं जो आपके लोन के टाइम पे आपको पता होनी चाहिए। एक बार वो आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स एक बार आपको देते हैं और आपको हर पन्ने पे सिग्नेचर करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको अपने को एप्लीकेंट का भी सिग्नेचर इसमें लगता है। तो अगर लास्ट पेज में आते हैं तो ये एक बार जब ये सारे सिग्नेचर हो जाते हैं तो हमें वहाँ के कर्मचारी एडवाइस करते हैं कि आप इस चीज़ का, इन सारे पेजेस का एक पीडीएफ ले लें, और साथ सिग्नेचर हो जाने के बाद वो सारे पेजेस को अपने पास रख लेते हैं, और इसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका इस प्रोसेस के बाद एग्रीमेंट के टोटल प्रोसेस के बाद आपको कितना समय लग जाएगा पैसा मिलने में, तो उसके लिए आप मेरा मान के चले तो मेरा पैसा 13 दिन में आ गया था, और मेरे साथ जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनका पैसा आते आते 2 महीना 3 महीना। तो ये टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप पेशेंस बना के रखेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट तक अपना पेशेंस बनाए रखा है तो आगे भी पेशेंस बनाए रखें। और मैं आपको बता दूं कि डीआरसीसी के सारे कर्मचारी काफ़ी सहयोगी होते हैं। आप एक बार उनसे जाके बात कर सकते हैं, वो आपको आपकी एप्लीकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।